तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। इसमें आप लोगों के लिए कंप्यूटर का एक स्पेशल बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इस बैच की विशेषता क्या होगी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ड्राइव कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीधा क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसमें किस एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है, यहाँ पे किस प्रकार का कैसे पढ़ना है, क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में, क्या प्राइस है और कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारा आपका जो डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो कंप्यूटर बैच का नाम है, ये कंप्यूटर स्पेशल बैच है। ठीक है, जो कि आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, अब मोबाइल एप्लीकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है कॉम्पिटिशन सिटी। कॉम्पिटिशन सिटी, ठीक है, इसको आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको इस कोर्स में क्या मिलेगा, तो क्लास वीडियो मिलेंगे। जो आपका सिलेबस रहेगा वो सारा सिलेबस आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको क्लास पीडीएफ मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेंगे। अब स्टडी मटेरियल में क्या क्या मिलेगा आगे ड्राइव करूंगा। मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, मतलब जो कंप्लीट एक स्टूडेंट को चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, वो आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट का सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं ड्राइव करूंगा और किस प्रकार के कंटेंट रहेंगे इस क्लास में भी हम लोग देखने वाले हैं। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार का ये क्लास रहने वाला है, कितना आपको स्टैंडर्ड का यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है, ये सारा चीज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लास वीडियो की। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि आपके इस क्लास वीडियो में कितने वीडियो रहेंगे, तो हर एक टॉपिक का अब कितना रहेगा इसको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आज से ये क्लास आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ से ये जो आपका क्लास है, इसमें आपके हर टॉपिक का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और बड़ी ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। इसके बाद इसमें आपको एक सुविधा मिलेगी, इस वीडियो को आप लोग एनी टाइम, मतलब एनी टाइम मतलब जब आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा तो अपलोड होने के बाद किसी भी टाइम में आप लोग इसको देख सकते हो और बार बार आपको देखने की सुविधा है। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे जॉब पर्सन होंगे, कुछ यहाँ पे घरेलू काम से जुड़े होंगे, तो जो क्लास टाइम है उसमें अगर नहीं देख पाते हैं तो इसको आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। बार बार देखने की आपकी सुविधा है, आप 1000 बार देखो, 2000 बार देखो, इसमें कोई भी लिमिटेशन आपका नहीं है। एक वीडियो को आप लोग बार बार देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्लास पीडीएफ। क्लास पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा उस प्रत्येक लेक्चर का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा और ये एकदम शॉर्ट रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड इसमें कंटेंट रहेंगे। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे पहले से आपको तैयार मिलेगा। किसी प्रकार से आपको बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा चीज आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग स्टडी मटेरियल में, और ये आपके लिए यहाँ पे बोनस है। स्टडी मटेरियल क्या होगा ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये आपके चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल, और जब सारे चैप्टर को मिला दोगे तो एक कंप्लीट बुक मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट यहाँ पे बुक मिलेगा। तो इस कंप्लीट बुक को क्या कर सकते हो आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, तो इसको मैं बोलूंगा ई बुक मिलूंगा। कंप्यूटर का एक स्टैंडर्ड आपको ई बुक यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपके कोर्स में आपको यह चैप्टर वाइज मिलेगा। सारे चैप्टर मिल जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट मिलेगा। महत्वपूर्ण इसमें डेफिनेशन है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, मतलब हर चैप्टर को आपको यहाँ पे डिटेल में व्याख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत स्टडी मटेरियल है, इसमें आपके क्लास वीडियो है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है ये क्या, आपका मॉक टेस्ट, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ये जो भी मॉक टेस्ट होगा ये भी टॉपिक वाइज रहेगा, और इसमें भी फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे, स्टेट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और आंसर के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपके लिए फ्री है इस कोर्स के साथ में। अब वो बोलोगे सर इस कोर्स का प्राइस क्या है, तो कोर्स के प्राइस के बारे में बता दूं। सबसे पहले इसकी जो फीस है, इसमें जितना भी चीज आपको मिल रहा है, तो ये आपका वैल्यू 1000 से ज्यादा का है, लेकिन यह आपको मिल जाएगा कितने में, आपके तो 499 में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कौन से एग्जाम के लिए, तो कि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये यूज होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में यदि कंप्यूटर है, जो हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं उन सभी में ये महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपके टॉपिक वाइज, चाहे आप एमपी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार आजीविका की तैयारी कर रहे हैं, सारा आपके एग्जामों को, सारे एग्जामों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए एक ही वीडियो में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। और ये जो ऑफर है ये आपके लिमिट
टाइम के लिए है, ठीक है। ये जो ऑफर है ये आपको लिमिट टाइम के लिए है, बाद में इसका फीस आपका बढ़ जाएगा, तो इसको जल्दी से आपको परचेज कर लेना है। तो ये कभी भी बंद हो सकता है ऑफर, तो इस ऑफर का लाभ लेना है तो इसका लिंक नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग सीधे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ये सारा चीज़ मिलेगा। चलिए ये तो हो गई, आपको यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगे किस प्रकार का ये क्लास रहने वाला है, इसका एक ओवरव्यू यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। ये आपकी क्लास की पीडीएफ है, देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को ये सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा क्लास के साथ में, ठीक है। इसको अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से ये पहला ही चैप्टर है, और इसमें कंटेंट आप देखिए, कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों किसी भी मीडियम में हो, बायलिंगुअल ये आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, बायलिंगुअल आपका ये क्लास रहेगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा, और एक स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो इसका मेन जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ये होता है सिलेबस। अब हर एग्जाम में ये जो सिलेबस होता है ये अलग अलग टाइप से रहता है कंप्यूटर के लिए, लेकिन अगर एक कॉमन सिलेबस की बात करूं, ठीक है, तो कॉमन सिलेबस में आपको जितनी चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा सारा चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए? आपकी कंप्यूटर के लिए, और यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, वो सारा चीज भी मैं आपको क्लास के साथ में बताते जाऊंगा, ठीक है। तो एक कॉमन यहाँ पे सिलेबस देखने वाले हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये जो कंप्यूटर है आपका, इस कंप्यूटर को आपको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर देना है। अब 4 हिस्सों में कौन कौन सा? तो पहला जो इसमें सेगमेंट बनेगा ये बन जाएगा आपका इंट्रोडक्शन का। पहला जो सेगमेंट इसमें क्या बनेगा? आपके इंट्रोडक्शन का बन जाएगा, ठीक है। तो पहला सेगमेंट इंट्रोडक्शन का। दूसरे में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा हार्डवेयर, या इसको बोल सकते हो डिवाइस। और हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंटरनेट की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? इंटरनेट। तो ये 4 सेगमेंट में आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इसको भी यहाँ पे आप लोगों को देखना है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे? तो एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसका? आपके कंप्यूटर का। इसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या वर्किंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा इसका मेन कंपोनेंट होता है, इसके मुख्य कार्य कौन कौन से, इसके फीचर क्या क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इन सब चीज़ों को देखने के पश्चात इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर आया कैसे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को देखेंगे, यानी कि एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हो कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसको देखने के बाद कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को भी हम लोग यहीं पे देखने वाले हैं। और इस प्रकार से इन 4 चैप्टर से आपका इंट्रोडक्शन वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपके डिवाइस, और डिवाइस में आपको 4 डिवाइस पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आप लोग पढ़ते होंगे इनपुट डिवाइस, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। और लास्ट में हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसमें हम लोग को मदरबोर्ड यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम यूनिट देखना है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर में हार्डवेयर वाला सेगमेंट भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे आपके सॉफ्टवेयर को। किसको देखेंगे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्यों देखेंगे? क्योंकि इस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? सॉफ्टवेयर बनते हैं प्रोग्रामों से, यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब ये प्रोग्राम कैसे बनते हैं? तो इनको बनाने के लिए, इनको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग का सिलेबस हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर की भाषा देखेंगे। कंप्यूटर की भाषा को देखने के बाद सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। अब जब सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो सॉफ्टवेयर को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, दूसरी तरफ आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। और यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हम लोग यूज करते हैं विंडो, यानी कि ये क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के बाद इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक पैकेज मिलेगा जिसे ऑफिस सूट बोलेंगे, यानी कि इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। इतना जब पढ़ लेंगे तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफिस सूट के बाद हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा जो विविध सेगमेंट है, ठीक है। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और एक्स्ट्रा सेगमेंट में हमें क्या क्या देखना है? तो हमें यहाँ पे मल्टीमीडिया देखना है। क्या देखना है हम लोग को? मल्टीमीडिया देखना।
कुछ मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उसको देखना है, और एक सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखना है अलग से DBMS। क्या देखना है? DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको देखना है। तो ये आपके पूरे सॉफ्टवेयर का यहाँ पे चैप्टर आपको मिल जाएगा, इसमें हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, पूरा फोकस किस में लगाओगे? इंटरनेट के ऊपर लगाओगे, और इंटरनेट को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इस सेगमेंट में आपको क्या करना है? तो इस सेगमेंट में सबसे पहले इंटरनेट को पढ़ने से पहले दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे, और उनके बीच क्या होगा? डेटा इंटरचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। तो इसको बोलते हैं बच्चा डेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? डेटा कम्युनिकेशन देखेंगे। डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले। जब डेटा को कम्युनिकेट करा लेंगे तो हम लोग कंप्यूटर को आपस में जोड़ना चालू करेंगे, और ये क्या कहलाएगा? नेटवर्क कहलाएगा। और जब विश्व के सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ देंगे तो यही आपका क्या कहलाएगा? इंटरनेट कहलाएगा। और जब इंटरनेट आएंगे तो आपको वेब पेज बनाने पड़ेंगे, वेबसाइट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। URL आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? URL। HTTP क्या होता है? प्रोटोकॉल आपको पढ़ना है। ये सारा चीज आपको इंटरनेट वाले में पढ़ना है। अब इंटरनेट जब पढ़ेंगे तो इसके कुछ फीचर होंगे, जैसे कि आपको इसकी कुछ सेवाएं मिलेंगी, ईमेल मिलेगा, क्लाउड सर्विस मिलेगा, ये सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। यहीं पे आपको AI मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। और क्या मिल जाएगा? और पढ़ना चाहोगे? IoT मिल जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये सारा चीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ईमेल को देखें, ये तो इसके फीचर हो गए किसके? इंटरनेट को। तो जब हमें इंटरनेट इतनी सारी सुविधा दे रही है तो कुछ दुविधा भी आपको हो सकती है। क्या हो सकता है? जब इंटरनेट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? साइबर क्राइम करना सीख सकते हैं, साइबर क्राइम कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? आपके कंप्यूटर में वायरस हो सकता है, तो वायरस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वायरस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब जब समस्या आएगी तो उसका समाधान भी करना है। जब साइबर क्राइम करोगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। और जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपका वायरस हटाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? एंटीवायरस आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? एंटीवायरस यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक आपको इसी सेगमेंट में मिल जाएंगे। आप पूछोगे सर सर्च इंजन कहाँ पढ़ेंगे? इंटरनेट जब पढ़ेंगे तो सारा चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे। सर्च इंजन पढ़ लेंगे, सोशल मीडिया साइट पढ़ लेंगे, मतलब यहाँ से आपका कुछ भी सिलेबस नहीं छूटने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। तो एक कॉमन सिलेबस जो हमको हर एग्जाम में पढ़ना होता है वो आप लोगों के सामने। इसके अलावा कुछ टॉपिक जैसे आपका नंबर सिस्टम, फुल फॉर्म, आपके शॉर्टकट, ये सारा चीज रहता है। तो शॉर्टकट तो हम लोग ऑफिस सूट में जब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट देखेंगे वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर सिस्टम, जब मेमोरी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगा। फुल फॉर्म तो हम लोग हर चैप्टर में देखेंगे। तो जब पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो सारा जो वर्डिंग है कंप्यूटर रिलेटेड वो सारा चीज आपको यहाँ पे क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी प्रकार के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन कहाँ पे पढ़ोगे बोलेंगे तो मल्टीमीडिया में हम लोग एक्सटेंशन ही पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा वर्ड फाइल है, कौन सा इमेज फाइल है, कौन सा ऑडियो फाइल है, कौन सा वीडियो फाइल है, इन सब का एक्सटेंशन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? आपके मल्टीमीडिया में पढ़ते हैं। तो ये जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है कंप्लीट आपको ये सिलेबस पढ़ना है। अब इसमें आप लोग सोच सकते हो इसमें आपको कितना वीडियो लेक्चर मिल सकता है, कितने चैप्टर हो सकते हैं, ये सारा चीज आप लोगों के सामने है। तो जल्दी से इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने CPCT है, आपके सामने MP पटवारी है, आपके सामने छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी है। तो इन सब के आपको यहाँ पे देखना है। MP हॉस्टल वार्डन है, तो ये सारा चीज देखना है। चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को, और आज का हमारा पहला क्लास है जिसमें हम लोग कंप्यूटर इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो इसमें आपके कंप्यूटर का एक जनरल यानी कि एक सामान्य परिचय देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? तो कंप्यूटर एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। तो पहला एक क्वेश्चन आपके मन में अराइव होगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें ये सब लिखा हुआ है तो मैं इसको लाइन टू लाइन पढ़ दूंगा, ये तो आपके लिए नोट्स बनाने के लिए। अब इस सब्जेक्ट को आपको समझना है तो समझाने का काम मैं करूंगा, ठीक है। ये कंटेंट आप लोगों के लिए, इसको आप लोग नोट्स बना सकते हो, या तो PDF रख सकते हो, या प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जो भी इच्छा करना चाहो वो आप लोगों की मर्जी है, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, ठीक है। अब इस आपके सब्जेक्ट को यहाँ से जैसे इसको मैं लाइन टू लाइन पढ़ दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि कंप्यूटर वास्तव में होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। ये जो कंप्यूटर है ये वास्तव में होता क्या है, इसको आप लोगों को यहाँ पे जानना है। तो कंप्यूटर के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर एक डिवाइस है। क्या है आपका? डिवाइस। अब ये जो डिवाइस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दूसरा क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिकल डिवाइस।
ठीक है। तो कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में? तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है ये डीसी वोल्टेज से चलते हैं, मतलब डीसी करंट से चलते हैं, डीसी पावर से चलते हैं। और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए हमें कौन सा पावर चाहिए रहता है? एसी पावर। सीधा सीधा सिंपल वर्ड में समझोगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कम वोल्टेज में चलाया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए हाई वोल्टेज यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिक काम करता है। कैसे काम करता है? ऑटोमेटिक काम करता है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? कंप्यूटर इज एन आपके ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये मैं लिख सकता हूँ इसमें, इसके डेफिनेशन में मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब उसके बाद कंप्यूटर का क्या काम करता है? तो कंप्यूटर यहाँ पे ये काम करता है, इसके लिए हमें एक इंसान की जरूरत है जिसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ यूजर। क्या रखूंगा इसका नाम? यूजर। अब ये यूजर कौन होता है? तो यूजर वह इंसान है जो कंप्यूटर को चलाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर का यूजर कहेंगे या यूजर बोलेंगे। ठीक है। अब इस यूजर से कंप्यूटर क्या करता है? तो इनपुट करता है। ये तो सुने होंगे आप लोग, इनपुट करना, किसी भी प्रकार से आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या करता है? आपका प्रोसेस करता है। क्या करेगा? आपका प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के पश्चात आपको क्या देता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। मैंने क्या क्या बोला? कंप्यूटर इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, और क्या देता है? आपको आउटपुट देता है। तो इन तीनों को मैंने एक बॉक्स बना दिया, और यही आपके कंप्यूटर के वर्किंग सिस्टम का यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट मिल गया। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर यूजर से क्या इनपुट करता है? तो क्या इनपुट करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो यूजर बताएगा कि ये मेरे से क्या इनपुट करवाता है? ये मेरे से डेटा इनपुट करवाता है। क्या इनपुट करवाएगा? डेटा इनपुट करवाएगा। अब जैसे डेटा पकड़े तो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइव होगा कि व्हाट इज डेटा। अब ये डेटा क्या होता है? तो डेटा जो अंबानी हमें रोज दे रहा है 1.5 GB 2.5 GB, वो डेटा है या कुछ अलग है? तो डेटा यहाँ पे जो 1.5 GB 2 GB आप लोगों को मिल रहा है वो वाला डेटा नहीं है। डेटा कहने का आशय सीधा सीधा आपको समझना है, इसका आशय क्या होता है? आपका रॉ फैक्ट होता है। क्या होता है? आपका रॉ फैक्ट यहाँ पे होता है। डेटा मीन्स क्या हो जाएगा? आपका रॉ फैक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर? तो डेटा मतलब रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट अभी समझाऊंगा सारा चीजें, अभी समझते जाओ, सुनते जाओ। ठीक है। बड़े आराम से, इत्मीनान से आपको इस लेक्चर को सुनना है। सारा डाउट आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या होता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा कंप्यूटर क्या होता है। चलो, हम लोग कहाँ थे? तो हमने एक सेंटेंस लिख दिया, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑटोमेटिक कैसे है? कंप्यूटर में जो यूजर रहता है वो एक बार कंप्यूटर को निर्देश, अर्थात जिसको हम लोग कमांड बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, एक बार इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, उसके बाद सारा काम कौन करता है? आपका कंप्यूटर करता है। इसलिए मैंने इसमें एक वर्ड जोड़ दिया, ऑटोमेटिक। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यूजर से डेटा लेंगे, और इसको डेटा को हम लोग कंप्यूटर के अंदर में एंट्री दिलाएंगे, और एंट्री दिलाने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है? आपकी इनपुट कहलाती है। तो इनपुट करना मतलब डेटा को कंप्यूटर के अंदर में प्रवेश दिलाना, ये क्या कहलाएगा? इनपुट हो जाएगा। और जब इनपुट होगा उसके बाद इसमें क्या करेंगे? प्रोसेस। प्रोसेस मतलब इसमें एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन इसमें होता है। ठीक है। इसमें एग्जीक्यूशन मतलब इस पे वर्क होता है, क्रियान्वयन होता है। जो डेटा आपने यहाँ पे दिया उसका प्रोसेस कहाँ पे होगा? आपके प्रोसेस वाले सेगमेंट में होगा। और एग्जीक्यूशन के पश्चात हमें क्या मिलता है? आउटपुट। इस आउटपुट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसको बोल सकते हैं रिजल्ट, या तो इसको बोल सकते हैं प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा, या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं आपका इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना। और यहीं से आपके क्वेश्चन बनना अराइव हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या कंप्यूटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये जो रॉ फैक्टर है जिसको हम लोग डेटा बोल रहे हैं, इस डेटा को प्रोसेस करके किस में बदलना? तो इंफॉर्मेशन मिलेगा तो इंफॉर्मेशन में बदलना, रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट में बदलना, और प्रोसेस डेटा मिलेगा तो प्रोसेस डेटा में बदलना, आउटपुट मिलेगा तो आउटपुट में बदलना। ठीक है। ये कंप्यूटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि हमारे पास एक टास्क है, जैसे हमें क्या बनाना है? खाना बनाना है। अब खाना बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? तो मैं यहाँ पे एक डिवाइस ले रहा हूँ जिसका नाम है कुकर। कुकर में हम लोग खाना बनाते हैं। मान लो मुझे चावल बनाना है, तो चावल बनाना है, तो चावल बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ फैक्ट चाहिए जिसको मैं बोलूंगा कच्चा चावल। क्या बोलूंगा इसको? कच्चा चावल यहाँ पे मैं बोलूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या पकड़ लिया? कच्चा चावल। अब ये कच्चा चावल मेरे लिए क्या है? तो डेटा है। यहाँ पे कच्चा चावल मेरे लिए क्या है? यहाँ पे डेटा है।
इस कच्चे चावल को मैं कुकर के अंदर क्या कराऊंगा, एंट्री कराऊंगा, और एंट्री कराने की जो प्रक्रिया है ये मेरी क्या कहलाएगी, इनपुट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इनपुट। अब इस कुकर के अंदर में आपका क्या होगा, प्रोसेस होगा, यानी कि एग्जीक्यूशन होगा, और एग्जीक्यूशन के पश्चात मुझे जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये पका हुआ चावल मिलेगा। कैसे मिलेगा, पका हुआ चावल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पका हुआ चावल है यही मेरे लिए क्या कहलाएगा, तो इंफॉर्मेशन कहलाएगा, जिसको मैं खा सकता हूँ। इधर कच्चा वाला चावल मैं नहीं खा सकता, अगर खाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तो ये जो पका हुआ चावल है इसको मैं खा सकता हूँ। तो यही चीजें, यही प्रोसेस आपके अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर होती है। ये यूजर से डेटा मतलब रॉ फैक्ट इसको इनपुट कराता है, इस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब इस पूरे प्रक्रम में इसको क्या करना रहता है, तो इसको डेटा को स्टोर करना रहता है और इसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना रहता है। तो एक यहाँ पे जब डेटा को क्या करेंगे, एंट्री दिलाएंगे, तो इसको क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। अब जब प्रोसेस होता रहेगा तो वहां पे भी हमें एक क्या मिलेगा, तो एक रिजल्ट मिलेगा, जिसे बोलेंगे इंटरमीडिएट रिजल्ट बोलेंगे। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी यहाँ पे क्या करता है, आपका स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद जब हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा इसको भी ये क्या करता है, आपका स्टोर करता है। मतलब उसको तीनों प्रोसेस में डेटा को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है। अब ये इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या होता है, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट मतलब ये समझो, कुकर के अंदर में जो आपने चावल बना लिया है, ये चावल पक चुका है, लेकिन इसको हम लोग प्लेट में नहीं निकालें। प्लेट में निकाल देंगे तो आउटपुट हो जाएगा, लेकिन जब तक कुकर के अंदर में है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे अंतरिम परिणाम, यानी कि इंटरमीडिएट रिजल्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब ये सोचो, जब आप लोग चावल बना रहे हो तो ये कुकर है, 2 सीटी में आपका चावल रेडी कर देगा, लेकिन आप वहाँ पे सीरियल देखने में लीन हो गए, या तो रील्स चलाने में, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो उसी में लीन हो गए। 2 से 4 सीटी हो गया, 4 से 6 सीटी हो गया, आपका खाना जल जाएगा। कहने का से ये है कि इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, अगर इसको आपने 2 सीटी यानी कि इस पे कंट्रोल नहीं लगाया तो यहाँ से आपका सारा प्रोसेस बिगड़ सकता है। तो इन सब के बीच में आपका एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। क्या बोलेंगे, इसको कंट्रोल कहेंगे। अब सुनो यहाँ से कि कंप्यूटर को हम लोग एक कंप्लीट डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बोलना, कंप्यूटर क्या है, एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो यूजर के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करता है। जो यूजर के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करता है, इस पूरे प्रक्रम में वह यूजर से डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के पश्चात रिजल्ट या आपके इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में वापस किसको प्रोवाइड करेगा, यूजर को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपके पूरे प्रक्रम में डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है और सभी प्रक्रम पे नियंत्रण करता है। ये कौन है, आपका कंप्यूटर। तो यहाँ से जो भी डेफिनेशन है उसको आप लोग देख सकते हो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है जो यूजर से डेटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है, उनका प्रोसेस करती है और आवश्यक परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करती है। यह भविष्य के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है, साथ ही साथ इसमें सारे प्रक्रम पे कंट्रोल अर्थात नियंत्रण करने का काम करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया, कंप्यूटर का ये डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन से घटक हैं या कौन कौन से पार्ट हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर की बात करेंगे। हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन दिख रही है, इसको मैं टच कर पा रहा हूँ, तो ये क्या है, आपका हार्डवेयर है। और भी चीजें जो आप लोग देख सकते हो, छू सकते हो, यानी कि फिजिकल बॉडी ऑफ कंप्यूटर, ये क्या कहलाएगा, आपका हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हार्डवेयर हो जाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे, जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, यानी कि ये आपके प्रोग्रामों से बने होते हैं जो हार्डवेयर को चलाते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का ऐसा समूह है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है या हार्डवेयर को चलाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। तीसरा जो कंपोनेंट है ये क्या, आपका डेटा, और डेटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ फैक्ट कहेंगे। ये जो डेटा होते हैं ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अगर डेटा के आपके प्रकार पूछेगा, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, जिसे छुआ जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू, प्रिंटर, ये सब क्या आपके हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और निर्देशों के समूह जो कंप्यूटर को कार्य करना सिखाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, ये सब क्या आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका अलग से चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग इसको पूरे डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज क्लियर हुआ। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल बॉडी, यानी कि बॉडी ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हो। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है, तो कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की आत्मा। क्वेश्चन पूछ सकता है, कंप्यूटर की आत्मा
ठीक है। कंप्यूटर की आत्मा यानी कि सोल ऑफ कंप्यूटर, आत्मा किसे बोलते हैं? तो आत्मा किसे बोलेंगे हम लोग? सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर का शरीर, बॉडी ऑफ कंप्यूटर, किसे बोलेंगे हम लोग? हार्डवेयर को कहेंगे। तो बॉडी को चलाने के लिए आत्मा चलाती है, वैसे ही आपके हार्डवेयर को कौन चलाता है? सॉफ्टवेयर चलाता है। अब इन सब के बीच में जो जरूरी रहता है वो डेटा रहता है। डेटा मतलब आपके रो फैक्ट जो आपके मीनिंगफुल नहीं होते उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। इन डेटा के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल डेटा होता है, अल्फा न्यूमेरिकल होता है, और उसके बाद यहाँ पे दो प्रकार के यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब 0 से लेकर के आपके 9 तक के अंकों से बने डेटा। अल्फा न्यूमेरिक में आपके अक्षर भी आएंगे, सिंबल भी आएंगे, और क्या आएंगे? आपके चिन्ह भी आएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है। चलो, यहाँ पे जनरल क्वेश्चन ये पूछ देता है कभी कभी डेटा से, जैसे ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी कुछ प्रकार का डेटा है, तो ईमेल आईडी में सिंबल का यूज हो रहा है, इसलिए ये कैसा डेटा आपका? अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। कैसा है आपका? अल्फा न्यूमेरिक। अब सूचना किसे बोलेंगे? तो सूचना आपको पता चल गया। यहाँ पे सूचना मतलब प्रोसेस किए गए डेटा जो क्या कहलाते हैं? आपके अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि इनपुट, क्या आपका इनपुट, ठीक है, इनपुट, उसके बाद क्या आपका प्रोसेस, प्रोसेस के बाद क्या आपका आउटपुट। तो आउटपुट से हमें क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलता है, यानी कि सूचना मिलता है। और ये कब मिलता है? जब डेटा को हम लोग इंटर कराते हैं। तो डेटा ही किसमें बदलता है? आपके प्रोसेस के पश्चात इन्फॉर्मेशन में बदलता है, यानी कि एक मीनिंगफुल अर्थ आपको प्रोवाइड करता है। इन दोनों के बीच में जल्दी से हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो डेटा यानी कि रॉ फैक्ट, सूचना मतलब प्रोसेस फैक्ट। ये क्या है आपका? तो अनऑर्गेनाइज रहता है। ये क्या रहता है आपका? ऑर्गेनाइज रहता है। ये मीनिंगलेस रहता है, ये मीनिंगफुल रहता है, यानी कि इसमें कुछ भी आपका निरर्थक रहता है। ठीक है। ये प्रोसेस के पहले का डेटा है और ये प्रोसेस के बाद का डेटा है। तो दोनों के बीच में बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंस देख सकते हैं कि इसके बीच में आपके डेटा और सूचना के बीच में। ये सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, किसी भी प्रकार से आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के वर्किंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर के कौन कौन से काम होते हैं? तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना, डेटा स्टोर करना, डेटा प्रोसेस करना और डेटा आउटपुट देना। इन चारों को मैं समझा चुका हूँ। डेटा इनपुट करना मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रवेश दिलाना, एंट्री दिलाना, ये क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। और इसको जिस डिवाइस की सहायता से करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे एग्जांपल फॉर कीबोर्ड और माउस। इन दोनों से हम लोग क्या कराते हैं? डेटा इनपुट कराते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का इनपुट डिवाइस से बोलेगा? तो कीबोर्ड बताना है आपका कमांड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। माउस कैसा है आपका? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला इनपुट डिवाइस है। कहने का अर्थ यह है, कीबोर्ड के अंदर हम लोग टाइप करते हैं यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, और माउस के अंदर हम लोग किसी भी आइकन को देख के क्लिक करते हैं यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है। उसके बाद डेटा स्टोर करना मतलब जो इनपुट डेटा है, जो प्रोसेस डेटा है, जो इंटरमीडिएट डेटा है, या कंप्यूटर के अंदर की कोई भी डेटा है उसको क्या करना? आपका स्टोर करना, ये डेटा स्टोरेज कहलाएगा। डेटा प्रोसेसिंग, उस पर एग्जीक्यूशन करना, ये काम किसका होता है? आपके सीपीयू का होता है। और डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी होती है। मेमोरी में आपके रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। डेटा आउटपुट मतलब हमें सूचना प्रोवाइड करने के लिए कुछ यहाँ पे जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, इन सब पे क्या होता है? आपका सूचना प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आप लोगों को देखना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कौन सा कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, कौन सा नहीं है। तो इसमें कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देता है टेक्स्ट कॉपी करना या डेटा एनालिसिस करना। तो डेटा एनालिसिस मतलब डेटा पे विश्लेषण ये कंप्यूटर नहीं कर सकता है। ये डेटा टेक्स्ट कॉपी तो करता है, लेकिन टेक्स्ट कॉपी करना इसका मुख्य कार्य नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन में घुमाएगा कि कौन सा कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। लास्ट में एमसीक्यू भी कराऊंगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिस्टम यूनिट के प्रमुख घटक। अब सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसमें हम लोग इसके स्ट्रक्चर में हम लोग आएंगे, सिस्टम यूनिट में आएंगे। ये आपका कंप्यूटर होता है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो दिख रहा है ये क्या आपका मॉनिटर है। ये क्या है? इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको आप लोग जनरली क्या बोलते हो? इसको सीपीयू बोलते हो। जनरली इसको क्या बोल देते हो आप लोग? सीपीयू बोल देते हो। लेकिन ये सीपीयू नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम यूनिट। आज से इसका नाम याद रखना बेटा, इसका नाम क्या आपका? सिस्टम यूनिट है। ठीक है। तो ये सिस्टम यूनिट है। ये क्या आपका? मॉनिटर है। ये क्या आपका? मॉनिटर है। और मॉनिटर क्या काम करेगा? तो आउटपुट का काम करेगा। क्या काम करेगा? आउटपुट। ये क्या आपका? कीबोर्ड है। कीबोर्ड इनपुट का काम करेगा। और उसके बाद ये जो दिख रहा है ये क्या आपका? माउस है। क्या आपका? माउस है। ये तीनों चीजें कहाँ से कनेक्ट रहती हैं? तो इस सिस्टम यूनिट से कनेक्टेड रहती है। कहाँ से? आपके सिस्टम यूनिट। और सिस्टम यूनिट ही कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है? कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। अब क्या क्या होता है इसके अंदर, तो इसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है इसी को आपको देखना है, सिस्टम यूनिट। इस सिस्टम यूनिट को हम लोग कई भागों में डिवाइड करेंगे। इसके ऊपर में पाया जाता है पावर सप्लाई यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? पीएसयू। इसके नीचे आपको मिलेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, या तो हार्ड डिस्क या तो क्या लगाओगे? एसएसडी, या तो दोनों हो सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? तो एक पाया जाता है आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड।
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे पीसीबी बोर्ड बोलते हैं, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं आपके, तो मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, मदरबोर्ड के नाम से जानेंगे। इसी मदरबोर्ड के अंतर्गत आपका क्या रहता है, तो आपका पाया जाता है रैम, और क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है रोम, और क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है कैश मेमोरी, और क्या पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है सीमॉस, और क्या पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है सीपीयू, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके मदरबोर्ड के बीचों बीच में रह के प्रोसेसिंग करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसी को हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। ये छोटा होता है, चिप के समान होता है, इसलिए इसी को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये इतना फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखना है, बाकी जब पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये होता है आपका सिस्टम में। अब थोड़ा समझते जाना, जब कंप्यूटर को चालू करना है तो इस कंप्यूटर में हमें एक पावर केबल की आवश्यकता है। ये क्या आपका, तो पावर केबल हो गया, पावर केबल हो गया। पावर केबल को हमने क्या लगा दिया, तो मेन बोर्ड से लगा दिया। मेन बोर्ड में कौन सा करंट आता है, तो एसी करंट आता है। कौन सा करंट आएगा, एसी करंट आएगा। और मैंने स्टार्टिंग में बताया है, ये जो कंप्यूटर है ये कौन सा डिवाइस है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसको चलाने के लिए क्या चाहिए आपका, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पावर सप्लाई यूनिट में, पावर सप्लाई यूनिट में हमें एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे एसएमपीएस। क्या बोलेंगे, एसएमपीएस बोलेंगे। अब ये एसएमपीएस क्या होता है, तो एसएमपीएस आपके, इसका पूरा नाम लिख लेना, इसका पूरा नाम क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। इस स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट के कितने काम होते हैं, तो दो काम होते हैं। पहला काम तो आपके क्या करना, पावर सप्लाई करना, यानी कि जितने भी कंपोनेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जैसे आपका हार्ड डिस्क है, रैम है, सीपीयू है, रोम है, आपका कैश मेमोरी है, सीमोस है, इन सब तक पावर सप्लाई करने का काम किसका, आपके एसएमपीएस का है। दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम है इसका स्विच या मोड, यानी कि मोड को चेंज करना। क्या मोड को चेंज करना, तो आपके मेन जो स्विच बोर्ड है उससे कौन सा करंट आ रहा है, एसी करंट, और आपके कंप्यूटर क्या चाहिए, डीसी करंट। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला कौन सा डिवाइस पूछेगा, तो क्या बताओगे, एसएमपीएस बताओगे। इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है आपका, मोड को स्विच करने वाला, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला जो डिवाइस आपको दिखेगा, ये क्या आपका पावर सप्लाई यूनिट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएसयू बोलते हैं, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। उसके बाद पावर सप्लाई यूनिट के रूप में कौन काम करता है, आपका एसएमपीएस काम करता है। एसएमपीएस का पूरा नाम पूछेगा तो बताना है स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट बताना है। इसके कितने काम होते हैं, तो दो काम याद रख लेना। पहला क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा, जिस कंपोनेंट को जितनी मात्रा में पावर चाहिए उतनी मात्रा में क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा। दूसरा इसका काम क्या होता है, एसी को किस में बदलेगा, आपके डीसी में बदलने का काम करता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो क्या बताओगे, पावर सप्लाई यूनिट यानी कि एसएमपीएस बदलता है। इतना क्लियर। अब मान लो बच्चा, जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, जो भी हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन रनिंग करते हैं या जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं, वो कौन सी मेमोरी में, तो आपके रैम में चलती है। कहाँ पे चलती है, आपके रैम में। और रैम के बारे में आप लोग पढ़ोगे आगे, ये क्या होता है, वोलाटाइल। वोलाटाइल कहने का से हिंदी में अस्थायी होता है, अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी क्यों है, इसको जब तक पावर मिलेगा तब तक ये काम करेगा, और जैसे ही पावर कट हुआ, इसको पावर सप्लाई करना बंद कर दिया एसएमपीएस, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर जितने भी डेटा है सबको डिलीट कर देगा। क्या कर देगा, डिलीट। अब एग्जांपल फॉर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ जो है आपके रैम में क्या है, लोड हो रही है। अब जैसे यहाँ से बिजली चली जाएगी, इसमें जितना भी पढ़ा है सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इससे बचने के लिए ये जो आपका पावर केबल है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से न जोड़ करके, इसके लिए मैं क्या करूंगा, बीच में एक और डिवाइस को जोड़ूंगा, जिसको मैं बोल दूंगा यूपीएस। क्या बोलूंगा, यूपीएस बोलूंगा। और यूपीएस को मैं फिर से किससे कनेक्ट कर दूंगा, आपके मेन स्विच बोर्ड से। और ये जो पावर केबल है ये आपके कहाँ से जुड़ जाएगा, यूपीएस से जुड़ जाएगा। तो यूपीएस क्या होता है, तो इसको हम लोग बाहर से बैटरी बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, आपके बैटरी बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैटरी बैकअप के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, किसका, आपकी यूपीएस का। यूपीएस में क्या होता है, तो यूपीएस के दो हिस्से होते हैं, यहाँ पे लिखना चाहोगे लिख लेना। एक तरफ इन्वर्टर होता है, पहले लिखना रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है आपका, तो इसमें पाया जाता है रेक्टिफायर पाया जाता है। और दूसरा जो इसमें पाया जाता है, इसमें इन्वर्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, इन्वर्टर। हालांकि ये समझने वाली चीज है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। रेक्टिफायर क्या करेगा, ये जो एसी करंट मिल रहा है इसको डीसी में बदल देगा। इसको किस में बदल देगा, डीसी में। अब सोचो, मेन बोर्ड से यूपीएस को क्या मिल रहा है, एसी, उसको किस में बदल देगा, डीसी। लेकिन आपके
एसएमपीएस को तो मोड को स्विच करने के लिए क्या चाहिए, एसी चाहिए। तो एसी देने का काम कौन करेगा, तो डीसी पावर को स्टोर करके रखेगा कौन, आपका इन्वर्टर, और डीसी को फिर से किस में बदलेगा, एसी में बदलेगा। ये कौन बदलेगा, आपका इन्वर्टर। और आपके एसएमपीएस को क्या चाहिए था, एसी, और एसी कहां से मिल जाएगा, यूपीएस से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछता है उसको समझना, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रमुख भाग है, या कौन सा हिस्सा नहीं है, या इनमें से अलग कौन सा है। तो अगर आपको ऑप्शन में यूपीएस मिलेगा, यूपीएस कंप्यूटर के अंदर नहीं आता। कंप्यूटर के अंदर ये सब चीजें आपको आती है, जिसमें पावर सप्लाई यूनिट होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, रैम होगा, रोम होगा, कैश मेमोरी होगा, सीमोस होगा, सीपीयू होगा। ठीक है, यूपीएस को हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाते हैं, ये रहे ना रहे इस कंप्यूटर को फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो यूजर की सुविधा के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर रहती हैं। अब ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका क्या पाया जाता है, तो हार्ड डिस्क, इसको जब मेमोरी पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद रैम पाया जाता है, रोम पाया जाता है, कैश मेमोरी पाया जाता है, सीमोस पाया जाता है। तो ये तो मेमोरी के सेगमेंट हो गए, इसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग को मेन टारगेट करना है सीपीयू को। ये सीपीयू क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग को यहाँ पे देखना है सीपीयू। तो सीपीयू कहने का से इसका पूरा नाम लिख लेना। इसका पूरा नाम क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कौन सा यूनिट होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका प्रोसेसर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। और ये आपके चिप से बना होता है, छोटे से चिप से, इसलिए इसको माइक्रो चिप भी बोलते हैं, या तो माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। और ये जो चिप है ये किससे बना होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है ये किससे बना होता है, आपके सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है, आपके सिलिकॉन से बना होता है। इतने पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। अब इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे, तो पार्ट्स के बारे में क्या देखोगे, यहाँ पे आप लोग लिखना, इसके पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। तो इसके पार्ट्स में क्या देखोगे आप लोग, इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से, 3 हिस्से यहाँ पे होते हैं। इस सीपीयू को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 हिस्सों में कौन कौन सा हिस्सा, पहला जो हिस्सा होगा ये मेमोरी यूनिट कहलाएगा, दूसरा हिस्सा आपका कंट्रोल यूनिट कहलाएगा, तीसरा हिस्सा आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहलाएगा, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एलयू बोलेंगे। एमयू मतलब यहाँ पे क्या पाया जाएगा, आपका मेमोरी यूनिट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, मेमोरी यूनिट। सीयू कहने का से आपका क्या पाया जाएगा, कंट्रोल यूनिट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, कंट्रोल यूनिट। एलयू कहने का से क्या पाया जाएगा आपका, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट पाया जाएगा। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट पाया जाएगा। ये फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ और इनके कार्यों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका सीपीयू को मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एमयू, दूसरा सीयू और तीसरा एएलयू। जो प्रोसेसिंग का काम होता है कंप्यूटर के अंदर, हम लोग जो प्रोसेसिंग बोल रहे हैं, ये प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, आपका एलयू करता है। अब इस एलयू को हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ रख देंगे एयू और दूसरे तरफ रख देंगे आपका एलयू। अब ये क्या चीज है, तो एयू कहने का से अरिथमेटिक यूनिट, एलयू कहने का से लॉजिकल यूनिट। जहां पे आपके अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है वहां पे कौन काम करेगा, एयू काम करेगा। और जहां पे लॉजिक यानी कि तर्क लगाना है वहां पे कौन काम करेगा, आपका लॉजिकल यूनिट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कंप्यूटर को मैं 4+2 देता हूं, तो 4+2 का काम कौन देखेगा, एयू देखेगा। और यहीं पे मैं कंप्यूटर को पूछता हूं कि 4 और 2 में कौन बड़ा है, तो ये काम कौन देखेगा, आपका एलयू देखेगा। इतना क्लियर। तो प्रोसेस करने का काम किसका होता है, एलयू का होता है। कैलकुलेशन करने का काम किसका होता है, एलयू का होता है। ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है। तो सीपीयू का मेन पार्ट क्या होता है, आपका एलयू होता है। अब ये एलयू कंडीशन रखता है कि मैं डेटा को तभी कैलकुलेशन करूंगा जब डेटा किस में आ जाए, एमयू में आ जाए। और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। और इस मेमोरी यूनिट में क्या पाया जाता है आपका, तो इसमें पाए जाते हैं आपके रजिस्टर। क्या पाए जाते हैं, रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर ये होता है आपका कि आपके रजिस्टर मतलब क्या होगा, ये सेलों के समूह से बना होता है। यानी कि इसमें ग्रुप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। ग्रुप्स ऑफ सेल कहने का से ऐसा समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या बना दूंगा, सेल बना दूंगा। ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, बहुत सारे इसमें सेल पाए जाएंगे। जितने सेल पाए जाएंगे उतने भी डेटा को क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टोर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब यहाँ पे ये टोटल कितने सेल है, 32 सेल है। मतलब ये कितने बीट का रजिस्टर है, तो 32 बीट का रजिस्टर है। अब जैसे हम लोग कंप्यूटर को कमांड दिए 4+2, लेकिन ये जो 4 है ये हमारी लैंग्वेज है। और कंप्यूटर क्या है आपका, तो मशीन है। और मशीन क्या समझता है, तो केवल ऑन या ऑफ को समझता है। तो ऑन या ऑफ को समझता है, तो ऑन को हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोल देते हैं 1 और ऑफ को बोल देते हैं आपका 0। क्या बोल देंगे इसको, 0 बोल देंगे। ठीक है, तो ऑन या ऑफ मतलब इसका जो बेस है ये 2 नंबर पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो क्या बताओगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को बताओगे। और कंप्यूटर के अंदर में कोई भी कैरेक्टर कितने बीट से बना होता है, तो 8 बीट से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट डेटा।
क्या बोलते हैं, एक बाइट डेटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल 4 मैं यहाँ पे 4 बोल रहा हूँ तो ये 4 मेरे लिए है, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा, 100 के रूप में समझेगा। ठीक है, 2 बोल रहा हूँ तो इसको कैसे समझेगा, 10 के रूप में समझेगा। अब ये तो आपका 3 बीट है, यहाँ पे 2 बीट है, तो इसको 8 बीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे सामने में लगा देंगे 0। ठीक है, सामने में हमने क्या रख दिया, 0। एक सेल यहाँ पे ज्यादा बन गया है। ठीक है, तो एक सेल को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। चलो, ये हो गया। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 0, वहां पे 1, वहां पे 0, मतलब ये 1 0 0 हो गया। इसके बाद 0 0 0 0 0 0 1 0, ये दोनों डेटा किसमें सेव हो गए, आपके रजिस्टर में सेव हो गए। ठीक है, और यही जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप करना, यानी कि एक सेल में आपके एक बिट डेटा का स्टोर होना क्या कहलाता है, आपका फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। अब इस पे काम किसका है, तो कौन सा कमांड दिए हम लोग, तो अरिथमेटिक कमांड दिए, यानी कि कौन कैलकुलेट करेगा, EU करेगा, और EU कैलकुलेट करके क्या देगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेगा, 0 0 ऐड करेंगे 0, 1 0 ऐड करेंगे 1, और 0 1 ऐड करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 0 0 0। अब जब इसको 1 1 0 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये जो 6 है ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये क्या चीज है, तो यही जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमें रिजल्ट मिला है इसी को फाइनल रिजल्ट के पहले का रिजल्ट यानी कि इंटरमीडिएट रिजल्ट बोलेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है ये कौन सी मेमोरी में सेव होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, रजिस्टर में यहाँ पे सेव होता है। ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है ये कौन सी मेमोरी में सेव होता है बोलेगा, तो क्या बताओगे, आपके रजिस्टर में यहाँ पे स्टोर होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन ये रहता है, जब आप लोग कमांड देते हो ये डेटा आपके रजिस्टर में पहुंचता है तभी आपका LU कंप्लीट क्या कर पाता है, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कर पाता है। अब ये CU क्या है, तो CU मतलब यहाँ पे होता है कंट्रोल यूनिट, और स्टार्टिंग में मैं बताया हूँ कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सब पे कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आपके कंट्रोल यूनिट का होता है। इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम बोलते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। इसका जाल सभी ओर फैला रहता है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ये बताता है कि कौन से कंपोनेंट को यानी कि कौन से डिवाइस को यहाँ पे क्या काम करना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं, मतलब आपके जो भी चीजें हैं, जैसे इस 4 को हमें डिकोड करना था तो ये काम कौन कराएगा, CU कराएगा। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना था इसको कौन निगरानी करेगा, CU कराएगा। आपके मेमोरी में इसको स्टोर करना था ये कौन कराएगा, आपका CU कराएगा। कीबोर्ड को टाइप करना था तो कौन बताएगा क्या टाइप करना है, CU बताएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे किसके पास होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट के पास होते हैं। कंप्यूटर का नर्व सिस्टम किसे कहा जाता है, तो आपके कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको नोट्स में भी यही सब चीजें आपका दिया हुआ है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले थे, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिस्टम यूनिट के प्रमुख घटक, सबसे पहले कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर कैबिनेट मतलब जो सिस्टम यूनिट है उसका बाहरी जो है ये प्लास्टिक का बना होता है, बाहरी और प्लास्टिक या फाइबर का बना होता है या स्टील का बना होता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें UPS SMPS हार्ड डिस्क आदि ये सब लगे होते हैं। उसके बाद UPS, इसका पूरा नाम देख लेना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट हो जाएगा। उसके बाद ये बिजली कटने पर अस्थायी पावर सप्लाई देता है, टेम्पररी आपको क्या देगा, पावर सप्लाई देगा। SMPS पावर सप्लाई यूनिट, इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, इसको लिखवा दिया हूँ, पावर सप्लाई यूनिट, सप्लाई यूनिट होता है स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। मदरबोर्ड PCB बोर्ड बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, तो ये सब इसके कंपोनेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। CPU पाया जाता है, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। सभी गणनाएं कहाँ पे होती है, CPU में होती है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है, दोनों को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। CPU के 3 हिस्से होते हैं, मेमोरी यूनिट, इसमें क्या रहते हैं, आपके रजिस्टर शामिल रहते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, सभी कार्यों को नियंत्रण कौन करते हैं, आपके कंप्यूटर करते हैं। इसे कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट ये 2 हिस्सों में डिवाइड रहता है। जोड़ घटाव गुणा भाग किसका काम है, अर्थमेटिक यूनिट का। तुलना करना, निर्णय करना या जो भी लॉजिकल वर्क है ये किसका काम होता है, आपके लॉजिकल यूनिट का होता है। इतना यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आपको एक चीज समझना है, अभी मैंने क्या बताया, हम लोग देख रहे थे आपके सबसे पहले सिस्टम यूनिट को। किसको देख रहे थे, सिस्टम यूनिट को देख रहे थे। तो इस सिस्टम यूनिट को जब हम लोग पकड़ेंगे तो इसमें 2 प्रकार के डिवाइस मिलेंगे। एक तो मिलेगा पेरिफेरल और एक क्या मिलेगा, नॉन पेरिफेरल। अब ये क्या चीज होता है, तो पेरिफेरल कहने का आशय
जो आपके कंप्यूटर के मतलब सॉरी आपके सिस्टम यूनिट के बाहर में रहते हैं उसे पेरिफेरल, और जो कंपोनेंट आपके सिस्टम यूनिट के अंदर पाए जाते हैं उसे नॉन पेरिफेरल कहेंगे। एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पेरिफेरल नॉन पेरिफेरल दोनों को आप लोग देखेंगे। तो पेरिफेरल कहने का से वे सभी उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहरी हिस्से से जुड़े रहते हैं, जिससे कि आपका मॉनिटर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा, आपका माउस हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे आपके पेरिफेरल हो जाएंगे। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी क्या हो जाएगा आपका पेरिफेरल। लेकिन आपको केवल हार्ड डिस्क पूछेगा या केवल एसएसडी पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा आपके नॉन पेरिफेरल हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम यूनिट के अंदर पाए जाते हैं। इतना क्लियर। नॉन पेरिफेरल में क्या क्या आएंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर पाए जाएंगे उसे नॉन पेरिफेरल कहेंगे, और ये सीपीयू और मदरबोर्ड से सीधे जुड़े होते हैं, जिसमें आपका सीपीयू, रैम रोम, मदरबोर्ड, एलयू, सीयू, रजिस्टर, ये सब क्या आपके नॉन पेरिफेरल है। यहाँ पे मैं डायग्राम में भी दिखा दिया हूँ, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग डायग्राम बनाए हैं इसमें भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। इसके अंदर जो भी कंपोनेंट आपको दिखाया है ये सब नॉन पेरिफेरल है। इसके बाहर जो डिवाइसेस, इसके बाहर जितने भी डिवाइसेस सब क्या आपके पेरिफेरल डिवाइस है, मतलब पेरिफेरल मतलब बाहर से जोड़ना। उसी प्रकार से आपके अगर मान लो मैं इस मदरबोर्ड को पकड़ूं, तो मदरबोर्ड को पकड़ूं तो फिर से दो डिवाइस बनेंगे, एक इंटरनल बनेगा, एक एक्सटर्नल बनेगा। तो इंटरनल किसे बोलेंगे, जो मदरबोर्ड के अंदर रहेंगे उसे इंटरनल यानी कि आंतरिक घटक बोलेंगे, और जो एक्सटर्नल जो बाहर मदरबोर्ड के बाहर से जुड़े होंगे, जैसे ये हार्ड डिस्क हो जाएगा, ये एक्सटर्नल हो जाएगा, ये पावर सप्लाई यूनिट हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, सब क्या है आपके मदरबोर्ड से बाहर से जुड़े हैं। तो जो बाहर से जुड़ेंगे उसको एक्सटर्नल, और जो अंदर से जुड़े होंगे उसको इंटरनल बोलेंगे। और इसी प्रकार से अब जब हम लोग सीपीयू को पकड़ेंगे तो जो सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा उसे ऑनलाइन बोल देंगे, और जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं रहेगा उसे क्या बोल देंगे, ऑफलाइन बोल देंगे। तो यही सब चीजें हमें आगे यहाँ पे डिस्कस करना है, और यही सब चीजों को हम लोग को पढ़ना है। डिवाइस में आपके कौन कौन से डिवाइस होते हैं, तो इसमें पेरिफेरल नॉन पेरिफेरल दोनों में डिफरेंस देख लेना। उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल, तो वे उपकरण जो कंप्यूटर के अंदर यानी कि मदरबोर्ड के अंदर पाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल बोलेंगे। जैसे सीपीयू, रैम रोम, मदरबोर्ड, ये सब क्या है आपके इंटरनल उपकरण है। उसके बाद यहाँ से एक्सटर्नल किसे बोलेंगे, जो आपके बाहर से जोड़े जाते हैं, ये सब क्या आपके एक्सटर्नल डिवाइस हैं। फिर आपका होता है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख लेना। ऑनलाइन जो सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा उसे ऑनलाइन, और जो नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे, ऑफलाइन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर मॉनिटर ऑनलाइन रहता है, कीबोर्ड जुड़ा रहता है, माउस जुड़ा रहता है, स्कैनर भी जुड़ा रहता है, हार्ड डिस्क भी जुड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये इंग्लिश कंटेंट है। ऑफलाइन, ऑफलाइन में जो सीधे आपके सीपीयू से नहीं जुड़े रहते और पहले डेटा को पहले स्टोर करके फिर उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑफलाइन। इसमें पंच कार्ड रीडर आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, एक्सटर्नल स्टोरेज आता है, प्रिंटर आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफलाइन कहते हैं। इतना क्लियर। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, दोनों के बीच में आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। इसके बाद कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता होती है, तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी होता है, स्टोरेज होता है, ऑटोमेशन होता है, वर्सालिटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत सटीकता से काम करते हैं। आपके इसमें स्टोरेज डिवाइस पाया जाता है, असीमित मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेशन, ये जल्दी से ये काम कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट आप लोग लिखना चाहो तो इसके स्पीड में आप लोग लिख लेना। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर की स्पीड को किससे मापा जाता है, या कंप्यूटर का जो यहाँ पे स्पीड रहता है इसको MIPS से मापा जाता है। किससे, आपके MIPS का पूरा नाम पूछेगा तो क्या बताओगे, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है। ठीक है, वहीं पे आपको पूछेगा कि सीपीयू की स्पीड को किससे मापेंगे, तो क्या बताओगे, इसको हर्ट्ज से मापते हैं। हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हर्ट्ज या तो हर्ट्ज नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, मेगा हर्ट्ज मिलेगा, या मेगा हर्ट्ज नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको, गीगा हर्ट्ज मिलेगा। इतना क्लियर। दूसरा आपका एक्यूरेसी होता है। एक्यूरेसी को किससे मापा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी को गीगो से मापा जाता है। किससे, आपके गीगो से। ये गीगो क्या होता है, तो गीगो कहने का अर्थ ये होता है, इसका पूरा नाम पूछेगा तो पूरा नाम लिख लेना। इसका पूरा नाम होता है गार्बेज इन, और क्या आपका गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये आपकी कंप्यूटर की शुद्धता को बताता है। कंप्यूटर की क्षमता, स्टोरेज आपकी GB, KB, MB, इन TB, ये सब बहुत सारे आपकी क्षमताओं को मापने के लिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मात्रक मिल जाएगा, यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब इससे रिलेटेड आपके MCQ देख लेते हैं। टॉप जो MCQ है उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में अब आपको बताते जाना है, आपको यहाँ पे कमेंट करते जाना है कौन कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है, तो एक मैनुअल मशीन है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, केवल गणना करने वाली मशीन है, केवल डेटा स्टोर करने वाली मशीन है। तो गणना तो करती है लेकिन केवल गणना नहीं करती है, डेटा स्टोर करती है लेकिन केवल डेटा स्टोर नहीं करती है, मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है,
स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसके बाद कंप्यूटर किससे इनपुट प्राप्त करता है? सीपीयू से, प्रिंटर से, यूजर से, मदरबोर्ड से। तो किससे प्राप्त करेगा? यूजर से आपके इनपुट प्राप्त करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। तो ये तो इसके वर्किंग सिस्टम है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा। आपके सीपीयू, रैम, रोम, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। तो आपका मेन कंपोनेंट क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्या आपका डेटा। अगर मान लो आपको ये सब ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है? मदरबोर्ड या तो सिस्टम यूनिट। ठीक है, अगर मान लो मैं पूछूं आपसे कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है, ऑप्शन में आपके सिस्टम यूनिट भी है, मदरबोर्ड भी है और क्या आपके पास मान लो सीपीयू भी है। तो ये सबसे दादाजी है, ये आपके फादर है और ये बेटा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में रहेगा तो इसको आंसर लेना है, ये ऑप्शन में नहीं है तब इसको आंसर लेना है, और ये ऑप्शन में नहीं है तब इसको लेना है, और इसका भी बेटा कौन होता है? आपका एलयू होता है। तो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो किसको लेना है? आपको एलयू को लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर क्या है आपका? यहाँ पे पढ़ो ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर का एक भौतिक भाग है। आपको आंसरिंग यहाँ पे करते जाना है, कितना आपने पढ़ा और कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? कौन सा सॉफ्टवेयर है उसको आपको बताना है। कीबोर्ड है क्या, विंडो है क्या, माउस है क्या, प्रिंटर है क्या? तो कौन सा हो जाएगा आपका? विंडो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो जाएगा। उसके बाद अगला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताओ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए यहाँ पे यूज होता है, जैसे कि आपका कौन सा हो जाएगा? एमएस वर्ड हो जाएगा। लिनक्स और विंडो क्या आपके? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद डाटा क्या होता है? तो कच्चे अव्यवस्थित तथ्य को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन 2025 किस प्रकार का डेटा है? तो इसमें आपके अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहेंगे। सूचना क्या है? तो सूचना क्या है? रॉ फैक्ट है क्या? नहीं है। संसाधित असंसाधित फैक्ट है क्या? नहीं है। प्रोसेस किए गए डेटा का अर्थपूर्ण रूप होता है। जो आपका सूचना होता है क्या होता है? प्रोसेस किए हुए डेटा का अर्थपूर्ण रूप होता है। डेटा और इंफॉर्मेशन में मुख्य अंतर क्या है? तो डेटा रॉ होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है आपका? प्रोसेस्ड होता है, यानी कि प्रोसेस के पश्चात प्राप्त होता है। देखो अगर आपने लेक्चर को अच्छी तरह से समझा है तो इस प्रकार के जो आपके एमसीक्यू हैं ये बन जाएंगे। ठीक है, और यही चीज आपको मॉक टेस्ट में मिलने वाला है। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, ये भी आपको इसमें इंक्लूड करके मिलेगा। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में कौन सा चरण शामिल नहीं है? इनपुट शामिल है, आपका स्टोरेज शामिल है, प्रोसेसिंग शामिल है, प्रोग्रामिंग करना यहाँ पे शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूपीएस का क्या कार्य है? तो ये क्या करता है? टेम्पररी आपको पावर सप्लाई देता है। टेम्पररी पावर सप्लाई के लिए, अस्थायी पावर सप्लाई के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। एसएमपीएस क्या करता है? तो ये एसी को डीसी में बदलता है, मोड को स्विच करता है। आपके घरों में एसी करंट आता है और आपके कंप्यूटर को डीसी चाहिए रहता है, तो ये कौन देता है? आपका एसएमपीएस देता है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का सभी लोग जानते हैं क्या कहा जाता है? आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का कौन सा भाग गणना और तार्किक कार्य करता है? तो सीपीयू का कौन सा भाग करता है? जल्दी से बताओ कौन सा आपका? एलयू। एलयू का पूरा नाम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं? तो पेरिफेरल मतलब बाहर से जोड़ा गया डिवाइस। तो कंप्यूटर के जो बाहरी उपकरण है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेरिफेरल कहेंगे। इसके बाद निम्न में से नॉन पेरिफेरल डिवाइस है, तो नॉन पेरिफेरल कौन सा हो जाएगा? जो कंप्यूटर के अंदर है। तो कंप्यूटर के अंदर कौन है आपका? रैम है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जब रैम पढ़ेंगे वहां पे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंटरनल डिवाइस का उदाहरण क्या है? इंटरनल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर पाए जाते हैं, तो कौन पाया जाता है? आपका सीपीयू पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो ऑनलाइन कौन रहता है आपका? मॉनिटर जुड़ा रहता है, तो मॉनिटर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन डिवाइस हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर की विशेषता में शामिल है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ से इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने पहले चैप्टर को समझा, पढ़ने का तरीका हमारा शानदार रहेगा। एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल से समझते जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का भी डाउट है उसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है। और इसी प्रकार से आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे हमारे इस कोर्स में, तो इस कोर्स को जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऑफर वैलिड, तो ऑफर का सही उपयोग करने के लिए आपको सीमित समय तक ही यह ऑफर मिलेगा, इसलिए जल्दी से आपको कोर्स में एनरोल कर लेना है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।